समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये है आपकी यूनिट 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसमें बहुत ही चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये तैयार होगी यूनिट, तो एकदम बेफिक्र रहिए। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा जैसे बाकी की 3 वीडियोस को किया है, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है, @स्मार्ट इंजीनियर बाबू। अभी करेंटली में 115 सब्सक्राइबर हैं, तो क्या हम 1000 आज पहुंच सकते हैं? देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। अगर आपने कुछ सोचा, अगर आपने कोई बुक लिखी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो आपका है, ठीक है, वो आपका है, वो आइडिया आपका है। असाइंड सर्टेन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि उस चीज को, आपका वो जो सामान है वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आपसे परमिशन न ले। और अगर आप उसे पेटेंट करवा देते हो तब तो वो गवर्नमेंट का भी नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, बुक, आर्ट, डिज़ाइन, सिंबल, ये 4 चीज़ें हैं। जैसे अगर आपने कुछ भी एक बुक लिखी, ठीक है, वो आपके नाम की है, वो आइडिया कोई नहीं कॉपी कर सकता। मान लो आपने कोई स्टोरी लिखी, कोई कह रहा है उसके कैरेक्टर चेंज करके स्टोरी नहीं पब्लिश कर दे, तो नहीं हो सकता। आर्ट भी उसी तरह, और डिज़ाइन, खासतौर से सिंबल, जो लोगोज होते हैं, ठीक है, लोगो होते हैं, कंपनी के लोगो बनाए जाते हैं और दूसरे कॉपी कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल ही गलत है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं IPR क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट्स गिवन टू पीपल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। जो सामान आपने बनाया है, बुक, गाड़ी या कुछ भी XYZ जो भी आपने बनाया है, वो आपका है, और उसके लिए आपको जो राइट दिया जाता है वो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। गिव अदर्स अ लिमिटेड टाइम एक्सेस ओवर क्रेडिट, मतलब कि जब तक वो आपसे पूछेंगे नहीं कि भैया हम इसको यूज कर लें, या फिर अगर वो यूज कर रहे हैं और आपका नाम नहीं ले रहे हैं कि ये उनका सामान है, तब तक उनके ऊपर आप केस कर सकते हो, ठीक है। IP में देखें कौन कौन से होता है। एक इंडस्ट्रियल होता है, एक होता है कॉपीराइट, ठीक है। IP क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है इंडस्ट्रियल, मतलब जो जैसे इन्वेंशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गई, ठीक है। और कॉपीराइट की बात करें तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, पोएम्स, परफॉर्मेंस, जैसे कि जो भी नौटियाल कोई गाना गा दें, ठीक है, तो बड़े एक्टर हैं भैया, उनके बड़े सिंगर हैं, उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। मगर जो छोटे मोटे रहते हैं, अगर वो कोई गाना बनाएं और वो कॉपी हो गया, असल में कॉपी हो भी जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कॉपी कर लेती हैं, और यहाँ छोटे वाले छोटे ही रह जाते हैं। चलिए अब पेटेंट की बात करते हैं। तो पेटेंट क्या होता है? A patent is granted as an exclusive right by the government to a true and first inventor of their assignee for a limited period of time in exchange for the public disclosure of an invention। ठीक है, आप इसको समझते हैं। जैसे आपने मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट बनाया या कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, राइट, वो सॉफ्टवेयर आपका है। आप गए गवर्नमेंट के पास, बोले कि मैंने ये बनाया, इतना प्यारा सॉफ्टवेयर है और ये इसका मैं पेटेंट कराने आया हूँ, ठीक है। पेटेंट का मतलब कि गवर्नमेंट उस पर साइन कर देगी कि ये आपका है, इसका आइडिया, इसका लोगो, इसका ओवरलुक, इसका आउटलुक कोई भी नहीं चुरा सकता, कोई भी कॉपी भी नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स इट। मतलब अ पेटेंटी एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टी फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्ट, मतलब तीसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता, हाँ देख सकता है। और कई कई केसेस में तो पेटेंट, अगर आपने पेटेंट करवा लिया और उसके फीचर्स क्या है, ऐप के अंदर क्या है, वो भी कोई नहीं देख पाएगा जब तक कोई हैक वैक ना कर ले। वो भी हैक भी करता है तो भी उसको जेल होनी है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। तो अगर एक बार आप गवर्नमेंट के पास गए, बोले भैया हमारे इस सॉफ्टवेयर का पेटेंट कर दो, तो वो करेगा, वो 20 साल तक वैलिड रहेगा, 20 साल तक वो आपका है, ठीक है। 20 साल तक गवर्नमेंट का भी हक उस पर नहीं है, उसके बाद वो गवर्नमेंट का हो जाता है, ठीक है। अब देखें, अब पेटेंटेड इन्वेंशन बिकम्स फ्री फॉर पब्लिक यूज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ पेटेंट, ठीक है। 20 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट पब्लिक यूज कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रिकग्निशन फॉर देयर क्रिएटिविटी, पहली चीज ऑब्जेक्टिव ये होती है कि पेटेंट करवाने से नाम हो जाता है यार। असल में जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसे आप यूज करोगे, मतलब खत्म हो गया, असल में उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मगर अब गवर्नमेंट के पास गए तो उसको एक रिकग्निशन मिल जाएगी कि हाँ ये इनका है और इसमें ये फीचर है, ठीक है। तो एक हिसाब से
रिकग्निशन मिलती है आपकी क्रिएटिविटी को। मटेरियल रिवार्ड फॉर दियर मार्केटेबल इन्वेंशंस, ठीक है, कुछ मटेरियल रिवार्ड्स भी मिलते हैं। इनकरेज इनोवेशन दैट इनहेंस ह्यूमन लाइफ, ठीक है, जो इंसानी जिंदगी को ठीक करता है, बेहतर करता है, उसको भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स। तो टाइप्स होते हैं 3। एक होता है डिज़ाइन, मतलब जब आप कोई लोगो या फिर सिंबल कुछ बना रहे हो। प्लांट, अगर आपने कोई प्लांट खोला है ना, बड़ा सा प्लांट, XYZ कुछ भी है। यूटिलिटी, जब आप कोई चीज़ यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू फाइल पेटेंट। पेटेंट कैसे फाइल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी होगी, याद रखना ये प्रोसेस है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको वहाँ लिखना है और लिख के आओगे, मुझे यकीन है, ठीक है। फाइल प्रिपरेशन क्या होती है। अगर आप बीटेक में फाइल प्रिपेयर करते हो तो क्या करते हो, सबसे आगे इंट्रोडक्शन लगाते हो, ठीक है, टीचर का नाम, साइन, टीचर की तारीफ, सब कुछ लिखते हो, राइट। और अंदर जो होते हैं फाइल का मेन होता है कि मेन फाइल क्या है, उधर डायग्राम रहता है, एंड में आप थैंक यू लिखते हो, ठीक है। इन द सेम वे फाइल आपको प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर क्या है, ये कैसे है, कैसे बना है, और क्या कैसे यूज किया जाएगा, सब कुछ आपको मेंशन करना है। तो फाइल प्रिपरेशन पहला स्टेप होता है हाउ टू फाइल पेटेंट में, ठीक है। दूसरा ड्राफ्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब आपको 2 एप्लीकेशन लिखने होंगे। एक होगा प्रोविजनल एप्लीकेशन, जो कि 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ये तब लिखा जाता है जब आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है। हाँ, सपोज करो कि आपने 80% बना लिया अपना प्रोडक्ट, बचा है 20%। अब आपको डर है कि 80% ही ना चोरी हो जाए, और चोरी हो जाता है यार, उतनी आइडिया काफ़ी होती है, लोग दूसरा बना देते हैं। जैसे ऐसा होता नहीं, चाइना में कि अगर कुछ भी आता है तो उसका दूसरा वर्जन बना के बेचना स्टार्ट कर देते हैं 10 रुपये में। अगर आपकी 100 रुपये की चीज़ हो तो 10 रुपये में बेच देंगे, तो मतलब कीमत ही घट गई आपकी। तो अगर 80% आपका रेडी है प्रोडक्ट और 20% नहीं है, तो आप प्रोविजनल एप्लीकेशन लिख के दोगे। कहाँ, गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, जहाँ पे भी होगा आपको वहाँ जाना है, और वहाँ पे पेटेंट ऑफिस, ठीक है, पेटेंट ऑफिस में आपको जाना है, और वहाँ पे आप ये वाला एप्लीकेशन लिख के दोगे, प्रोविजनल एप्लीकेशन। ये 12 महीने तक वैलिड रहेगा, कि 12 महीने तक आपको अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करके देना है। सेकंड है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जब कंप्लीट हो गया तो वो 18 महीने तक रहता है, ठीक है। अगर कंप्लीट हो गया है तो आप उनको दिखाओगे, वो कहेंगे ठीक है। 48 महीने के बाद, कब से, जब से आपने फाइल किया पेटेंट, ठीक है। जब आपने फाइल किया उसके 48 महीने बाद एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट होती है कि भैया आप हमारा प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, तभी तो पब्लिक यूज में उतारेंगे। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना है कि आप बोले कि हाँ ये मस्त है, इसको पीने से आदमी 50 साल और जिएगा। अब वो थोड़ी ना उसको ऐसे दे देंगे, पहले उसको एग्जामाइन करेंगे, हाँ कि सही है या नहीं। तो एग्जामाइन करेंगे, एग्जामिनेशन लेंगे, उसका हर एक तरीके से देखेंगे कि कितना डैमेज हो सकता है, कैसे है, ऑल डायमेंशंस चेक करेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपका प्रोडक्ट उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। आपकी मोटरसाइकिल अब उड़ने के लिए तैयार है, और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं, हु कैन फाइल पेटेंट। एनी वन यार, इस भारत में, ओनली इंडिया। फॉरेन वाले भी अगर करते हैं तो उनको पहले इंडिया आना पड़ेगा, वहां से बैठे बैठे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हु का मतलब कोई भी पेटेंट फाइल कर सकता है जिसका कंटेंट हो, ठीक है। पड़ोसी नहीं कि भैया पड़ोसी ने बनाया है, आप उसके दोस्त हैं तो आप जाके फाइल करें, अरे उसको लेके जाइए, ठीक है। और होम, तो किसको, तो भैया होम का आंसर है पेटेंट ऑफिस, ठीक है। गवर्नमेंट को, जहाँ का है वहाँ के गवर्नमेंट को, तो पेटेंट ऑफिस को। अब इंडिया में अगर पेटेंट ऑफिस की बात करें हम लोग, तो इंडिया में आपके पेटेंट ऑफिस 4 जगह हैं। पहला मुंबई में है, आई थिंक वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेटेंट होना चाहिए, क्योंकि गाना वाना सब वहीं गाते हैं ना, डांस गाना एक्टिंग वगैरह। तो कलकत्ता में दूसरा है, और दिल्ली में तीसरा है, और चेन्नई में चौथा है, ठीक है, चेन्नई में चौथा है। तो इन चारों को याद रखना, CMCD, ठीक है, CMCD। अब बात करते हैं इंडिया और फॉरेन का, ठीक है। देखो इंडिया में क्या है कि मान लो अगर आपको कोई पेटेंट फाइल करना है तो आप गए कहाँ पे, पेटेंट ऑफिस, फाइल किया, काम खत्म, ठीक है। अब फॉरेन को देखें, जैसे फॉरेन में आप बैठो, ठीक है, सपोज करो ये आप हो, और आप फॉरेन में बैठे हो भैया, कि आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट रेडी किया, एक मोटरसाइकिल, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन में, और लोगों से कहा कि आई मीन इंडिया में आपको ये चलवानी है क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा है। तो आपने कहा कि ये 1 लीटर में 500 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी आपने बना दिया है, 1 लीटर में 500 किलोमीटर जाएगी। अब आप कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेचना है, इंडिया में आप आते हो, पेटेंट करवाते हो, यहाँ से बैठे बैठे पेटेंट नहीं होने वाला है। अब सपोज करिए आपने इंडिया में बनाई वाली बाइक, ठीक है,
इंडिया में बनाई, आप लेके गए फॉरेन, आप यहाँ से सपोज करो इंडिया में बनाए और आप गए फॉरेन। फॉरेन किससे जाओगे? ट्रेन से नहीं जाना, जाना तो एरोप्लेन से, ठीक है। एरोप्लेन से जाओगे तो एयरपोर्ट पे उतरे, ठीक है। और आपने पेटेंट करवा रखा था कहाँ का? इंडिया का। आपने पेटेंट फॉरेन का नहीं करवा रखा था। आप गए एयरपोर्ट पे उतरे, एकदम मजे मजे में कहे ये देखो हमने बनाया है, ये देखो गाड़ी। और उतनी ही देर में जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकले ना, देखिए वो गाड़ी बाहर खड़ी है, कॉपी हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा कट गया बुरी तरीके से। तो भैया अगर पेटेंट करवाना है तो इंडिया में भी आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ फॉरेन ले जा रहे हो तो फॉरेन में भी पेटेंट करवाना पड़ेगा, समझे? तभी वो चीज़ आपका सेफ है, वरना कॉपी होते देर नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब आप समझ गए, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन, मतलब कि उस पेटेंट का चोरी हो जाना, है ना, पेटेंट होने के बाद भी उसका इस्तेमाल कर लिया जाना। अब देखो, एक पर्सन है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट उसने यूज कर लिया, वो यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे अब पेटेंट में मान लो जैसे आपने एक बाइक बनाई, ठीक है, और बाइक को आपने मतलब उसका आइडिया दिया है, एक बना भी दिया है, और दूसरे ने देख लिया, उसने कॉपी कर लिया और बेचने लगा, सेलिंग और ऑफरिंग टू सेल, ठीक है, यूजिंग और मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने लगा, उसको कॉपी करके प्रोडक्शन खड़ा कर दिया। तो ये हुआ पेटेंट का उल्लंघन, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल सहित लिखना एग्जाम में, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, होता है डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि वो आपका पड़ोसी है, आपके करीब रहता है, और उसने आपसे बिना पूछे आपका प्रोडक्ट यूज कर लिया, दैट इज डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब एक्सीडेंटली, गलती से पता नहीं था कि इसका पेटेंट हुआ है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज़ का उसने बना दिया, उसको ले लिया या कहीं यूज कर लिया, तो वो एक्सीडेंटली। दोनों ही इलीगल हैं, दोनों ही करने पे उसको सजा मिलेगी, ठीक है, वो सजा भुगतेगा, ठीक है, लीगल कार्यवाही होनी है। चलिए, तो ये इन्फ्रिंजमेंट के बारे में था। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगला है कॉपीराइट एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो कॉपीराइट क्या होता है यार? आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि वीडियो कॉपीराइट होने की वजह से डाउन कर दी जाती है, राइट? तो वही कॉपीराइट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। देखो, कॉपीराइट क्या है? टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपने ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपका जो कंटेंट था वो किसी और ने यूज कर लिया अपने वीडियो में, ठीक है, या यू कैन से लाइक कि लिपसिंग करने लगा, वो भी इलीगल है। असल में अगर देखो, अगर पेटेंट हुआ है या फिर कह सकते हो कॉपीराइट हुआ है उसका, ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिव्स राइट टू मेक कॉपीज ऑफ क्रिएटिव वर्क यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम। मतलब असल में कह सकते हो कि भैया अगर कॉपीराइट को देखा जाए तो कुछ ना कुछ जगह पे आपको छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है आप इसको यूज करो, मगर क्रेडिट हमको डिस्क्रिप्शन में दे देना, ठीक है, क्रेडिट दे देना, या फिर इससे जो अर्निंग होगी, इससे जो रेवेन्यू आएगा, आपको 20-30% रखना है, बाकी 70% हमको देना है। समझ गए? वही चीज है कॉपीराइट। ओनर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क कौन होता है? ऑथर ऑफ अ वर्क। जो बनाता है वही ओनर होता है उस कॉपीराइटेड वर्क का, इज द फर्स्ट ओनर, ठीक है। ऑथर ऑफ अ वर्क इज द फर्स्ट ओनर। एग्जाम्पल जैसे एक फोटो है, ठीक है, उसको एक फोटोग्राफर ने क्लिक किया तो वो उसके पास उस फोटो का कॉपीराइट है, ठीक है। अब ये क्या है? मान लो 4-5 लोग हैं, आपका स्टूडियो खुला है, 4-5 लोग हैं, और 4-5 लोग मिल के कैमरा पकड़ के, बहुत बड़ा वाला कैमरा है, मिल के एक फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा हार्ड हो जाता है टू डिसाइड कॉपीराइट ओनरशिप, कि भैया इनको दे दें कि इनको दे दें, कि इनको दे दें, इनको दे दें, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब बात करते हैं एलिजिबल ओनर्स ऑफ कॉपीराइट वर्क्स। तो एलिजिबल कौन होते हैं? एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर वर्क। अगर देखोगे ये ज़्यादातर जैसे कि एम्प्लॉय है और कॉन्ट्रैक्टर है, तो वहाँ पे ये केस आता है। जॉइंट एंड कलेक्टिव ओनरशिप, फिर ट्रांसफर ऑफ राइट्स, फिर लाइसेंसिंग, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखना। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है निगेटिव राइट। देखो क्या होता है, अगर नई पिक्चर आती है, नई मूवी आती है, तो आप देखते हो यूट्यूब पे पहले आ जाती है, ठीक है, उसका गंदा वाला, कह सकते हो गंदा वाला वर्जन या गंदी वाली क्वालिटी, ठीक है, आ जाती है, आपको मिल जाएगी। 2-3 लोग जिससे लगता है कि थिएटर में बैठ के रिकॉर्ड करके लाए हो, वो आ जाती। आजकल तो पता नहीं कैसे ऐप हैं थर्ड पार्टी, जिनमें जाओगे तुम आईपीएल भी देख सकते हो, राइट, और तुम मूवी भी देख सकते हो, तुम सीरियल, सारे वेब सीरीज सब देख सकते हो। तो वही है, ये 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। वेरियस रेमेडीज, जॉन डो ऑर्डर और क्रिमिनल रेमेडीज 50 के 20। देखो असल में क्या है,
अगर ये पकड़े गए, जैसे जॉन डो ऑर्डर का मतलब है एक मेथड है ये, एक मिनट देखो, जॉन डो ऑर्डर क्या है, सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर्स पास्ड बाय द कोर्ट अगेंस्ट अननोन इन्फ्रिंजर्स। इन सच केसेस द आइडेंटिटी ऑफ द इन्फ्रिंजर इज अननोन टू द प्लेंटिफ एंड इज रिफर टू एज जॉन डो टिल द आइडेंटिटी बिकम्स नोन। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी को भी छुपा के रखा जाता है जो पकड़ा जाता है। और क्रिमिनल रेमेडीज की बात करें तो भैया अगर आपने ऐसा किया है या फिर कर रहे हो, थोड़ा बच के रहना, नहीं तो भैया डायरेक्ट 50,000 से लेकर 2 लाख का फाइन लगेगा जब भी पकड़े गए, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, इतना हो गया, ये नोट्स देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। देखो, टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे आप हो, सपोज कर दो, मतलब सपोज नहीं, ये रियलिटी है कि जैसे अगर बड़े बड़े डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, आपको नहीं बता रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक इंसान बड़े बड़े डिसीजंस उठा ले रहा है? हाँ, आपको नहीं बता रहा है, पब्लिक को नहीं बता रहा है, नेशनल लेवल के हो गए, इंटरनेशनल लेवल के हो गए, तो गलत है। तो उसके लिए जो है लोगों ने क्या कहा कि हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो गवर्नमेंट भी बताती रहती है। जैसे मान लो रफेल आया है, ठीक है, इतने सारे रफेल आए, तो उसके बारे में पब्लिक को बताना पड़ा कि हाँ इतने रफेल आए हैं, इतने और आएंगे, इतने करोड़ का था, ये प्रॉब्लम्स हुई, ये बेनिफिट हुआ, हमने ये किया। और देखा होगा तुमने मिग खरीदे हैं, तो मिग खरीदने का क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था, सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड बाय आरटीआई एक्ट 2005। तो भैया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये आपके आर्टिकल 19 में ही देखा जाएगा। देखो आरटीआई क्या कहाँ आएगा, आर्टिकल 19(1) हैज़ प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। मतलब आरटीआई एक्ट जो है इसमें आपके आर्टिकल 19 में है, जो कि आपका राइट ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। 2002 में चीज़ें क्लियर नहीं रहती थी, गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें छुपा लेती थी, इसको घोटाला भी सुना होगा। ठीक है, वही है, उसी से रिलेटेड है। फिर पब्लिक अथॉरिटी, जो सिटीजन है, सिटीजन जैसे आप हो, तो आपको गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना जाओगे, आप नरेंद्र मोदी को थोड़ी ना कॉल करोगे, भैया मोदी जी हमको बताइए कि कैसे, मतलब क्या कर रहे हो आप, हमको पर्सनली वो थोड़ी ना, या तो वो मन की बात में आके बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सिटीजन क्या करते हैं, पब्लिक अथॉरिटी, छोटी मोटी अथॉरिटी जो रहती हैं, वहाँ से पूछते हैं भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे अब आपका सिम कार्ड ही है ना, कभी कभी नेट नहीं चलता तो क्या करते हो, मिला लेते हो, कॉल कर लेते हो, बात कर लेते हो कस्टमर केयर से। हाँ, जान रहे हैं, ठीक है, कस्टमर केयर से बात कर लेते हो और फिर वो बता देती है कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं। तो सिटीजन जो है पब्लिक अथॉरिटी से बात करता है, तो उसे उसके कष्ट का निवारण मिल जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, हर एक चीज़ की जानकारी रहती है, दोनों में ज़्यादा कहते नहीं है कि हिसाब बराबर रहता है। फिर ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमें भी पता है क्या हो रहा है, हमारे देश कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो 5वां पॉइंट क्या है, दिस एक्ट ऑल्सो इम्पोजेस पेनाल्टीज इफ द अथॉरिटी डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू द सिटीजन इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब आपने पूछा कि हमें रफेल के बारे में बताओ, और उस जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा था, अथॉरिटी बैठी थी, वो कहती है रुक जाओ हम समोसा खा के बताते हैं, बस आप चले आओ, और जो है आप उनके ऊपर लगा दीजिए पेनाल्टी। ठीक है, अगर उनको, वैसे समोसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपने कहा कि हमको भैया इन्फॉर्मेशन दो और वह इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको, आपने 10 दिन पहले बोला था और आज 20 दिन हो गया, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप क्या कर सकते हो, पेनाल्टी लगा सकते हो। ठीक है, तो उनका पैसा भी जाएगा और फिर उनको समझ में भी आएगा अच्छे से। फिर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड थ्रू आरटीआई। ठीक है, देखो जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है पार्लियामेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में शेयर कर सकती है उसको पब्लिक के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी, पब्लिक पूछ सकती है गवर्नमेंट से और पब्लिक को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये है पहला। दूसरा, इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई। ठीक है, बड़े बड़े डिसीजंस, बहुत बड़े डिसीजन, जैसे वॉर चल रही है, ठीक है, सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बतानी होती अपने लोगों को भी कि हम कैसे लड़ने वाले हैं। ठीक है, अरे अपनी आर्मी को तो बताएंगे ही, मगर ये कहो कि आम जनता को तो नहीं बता सकते। ठीक है, अब थर्ड वाला है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इनको भी, कैबिनेट डिस्कशंस, इन तीनों को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब आरटीआई एक्ट में नहीं रखा गया है।
क्योंकि ये सब बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। इनको आरटीआई में रखेंगे तो बच्चा बच्चा जान जाएगा, है ना, कि कैसे हम लोग लड़ने वाले हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं पता नहीं होती। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या भैया, ऐसे एम्पावर सिटीजन होंगे, है ना, कि अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बेसिक मुद्दे कि ऐसा है, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो एक तरीके से सिटीजन्स को सब कुछ पता चलता रहता है और थोड़ा उनको नॉलेज भी रहती है कि हमारा देश ये कर रहा है, ठीक है। एम्पावर सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो टर्म याद रखना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन रिलेशन गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट में जो रिलेशन है अच्छा रहता है। असल में जैसे देखा जाए कि कोई बहुत बड़ा कदम है, जैसे मान लो जैसे कोरोना आया है, ठीक है, कोरोना आया तो गवर्नमेंट कहती है घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। गवर्नमेंट बता रही है, देखो असल में हम लोग समझ जाते हैं, और जो गांव में रहते हैं उनको लगता है कि कोरोना झूठ है, ठीक है। गवर्नमेंट लूटने के लिए सब्जियों के दाम बढ़ा देती है, तेल का दाम बढ़ा दे रही है, ये कोरोना का बहाना लेके हम लोग को लूट रही है, ये कोरोना का बहाना लेके सब हमको बना रहे हैं, ठीक है। तो सिटीजन और गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो अच्छा रहता है एक हिसाब से। फिर करप्शन फ्री गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, मगर है नहीं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है? तो आईटी एक्ट 2000 अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं, तो आईटी एक्ट 2000 प्रोवाइड अ लीगल इंफॉर्मेशन रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। आपको पता है डिजिटल जमाना हो गया है, आप 10 रुपए की भी पेमेंट करने के लिए गूगल पे का सहारा लेते हैं। तो वही चीज़ है आईटी एक्ट 2000 में आया था, जिसमें कि आपको एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, कि जो भी आप बातें कर रहे हो किसी से, वो एक हिसाब से, इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आप जितने भी काम कर रहे हैं वो अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, मतलब कि सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यूज अल्टरनेटिव्स टू पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, जैसे कि आपका जो पेपर था उसकी जगह पे आपका फ़ोन टैबलेट की स्क्रीन आ जाती है, जिसको आप रीयूज भी कर सकते हो। पेपर आपका एक बार लिखने के बाद ख़राब हो जाता है, उसको स्टोर कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, राइट। आप एक फ़ोन में ना जाने कितने बुक्स, कितने नोट्स, कितने पीडीएफ रख लेते हो, वही चीज़ आप अपने पेपर में सिर्फ एक ही बुक, एक ही सब्जेक्ट रख सकते हो। तो वही चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि आईटी एक्ट्स के हाइलाइट्स क्या थे। तो देखो, यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आप बड़े बड़े कंपनीज में जब आप प्लेसमेंट हो जाएगा आप, तो आपको एक अंगूठा देना पड़ता है जाने के बाद, ठीक है, उसे बायोमेट्रिक भी कहते हैं, आई थिंक बायोमेट्रिक चेक, ठीक है, अंगूठा देके तभी आप गेट के अंदर आ पाओगे। दूसरा, डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला है, सारी डिटेल्स उसके बारे में पब्लिक को बताई जाती हैं थ्रू डिजिटल मीडिया। स्कीम फॉर रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, तो ऑनलाइन ही सर्टिफिकेशन मिल जाता है, आजकल तो गूगल भी शुरू कर दिया है, ओके। तो पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशन फॉर वेरियस ऑफेंसेस, मतलब अब इसको समझने के लिए आपको सिंपल से बता रहा हूँ, जैसे जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे आप ट्रैफिक रूल तोड़िए, आपको वहाँ कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा, आप घर जाओगे, घर में आराम से आप गेट का दरवाज़ा बंद करके अपना गेट खोल रहे होगे ना, तभी पीछे से आएगा पुलिस वाला, कहेगा सर आपका चालान, आपने वहाँ पे था स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर, आपने 51 क्रॉस की थी, और आपको देके चला जाएगा, ठीक है। तो पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशन फॉर वेरियस ऑफेंसेस, तो ये भी डिजिटल हो गया, समझ गए ना, वही चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आया किसके लिए, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी भी बनी, ठीक है, तो यही चीज़ है। फिर इंट्रोड्यूस्ड बाई प्रमोद महाजन, तो प्रमोद महाजन जिसने आईटी एक्ट 2005 का आइडिया दिया था, और इनेक्ट कब हुआ था, 9 जून 2000, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऐसे बनाते हो ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आईसीटी कहलाता है, ठीक है। एम क्या है, इनहेंस गवर्नमेंट एबिलिटी टू एड्रेस द नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब कि अगर देखो आज एक पोल से डिसाइड हो जाता है कि किधर डिसीजन जाएगा, ठीक है, मेजॉरिटी क्या चाह रही है, मगर इसके बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो डिसएडवांटेज भी हैं, लोग गलत गलत आईडीज बना के ज़्यादा वोट मेजॉरिटी की तरफ ले जाते हैं, जब कई डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं इस केस में, ठीक है। मगर एम यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की एबिलिटी को इन्हेंस किया जाए,
ताकि वो पब्लिक को जान सके उसकी नीड क्या है, ठीक है। जैसे आजकल वोटिंग मशीन आ गई, इसका एग्जांपल याद रखो, ईवीएम, ठीक है। नहीं पहले क्या था, एक पेपर पे वोट देना रहता था अंगूठा लगा के, आज ईवीएम आ गई, बस बटन दबानी है। अब आगे बात करते हैं, बेसिक पर्पज क्या है, टू सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर ऑल, सब के लिए प्रोसेस को कम करने के लिए। देखो अब अंगूठा लगाने के लिए पहले स्याही ढूंढो, स्याही ढूंढ के फिर अंगूठा लगाओ, और अंगूठा कभी कभी लोग ये वाली उंगली लगा देते थे, तो वैसे ही गलत हो जाता। अभी क्या है, तुम अंगूठा लगाओ, ये उंगली लगाओ, चाहे जो लगाओ, एक बटन ही प्रेस करनी है तुमको, ठीक है। तो किसके लिए, गवर्नमेंट का काम आसान हो गया, उनको ज़्यादा पेपर नहीं रखना। सिटीजन वो भी भैया कह रहे हैं बस अंदर गए बटन दबाए चले आए, नहीं तो पहले 10 मिनट लगा था वोट देने में। फिर बिजनेस का भी काम इजी हो गया है, नेशनल लेवल पे बहुत ही काम आ रहा है और स्टेट लेवल पे भी काम आ रहा है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या हो गया, इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं और कुछ नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, आप बहुत समझदार हो क्योंकि आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की बात करें तो कन्वीनियंट है, इफिशियंट है, ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली अकाउंटेबल है एंड रिस्पॉन्सिबल है। सब अच्छे अच्छे वर्ड लिखें। कन्वीनियंट का मतलब ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया कन्वीनियंट, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। फिर इफिशियंट, इफिशियंसी बहुत इंप्रूव हो गई, नहीं तो पहले अगर मान लो जैसे ई गवर्नेंस आया जब से, तब से लोगों को भी रिप्लेस किया गया, ठीक है। जहाँ पे कंप्यूटर काम कर सकता है वहाँ पे कंप्यूटर को रखा गया है, तो इफिशियंसी भी इम्प्रूव हुई है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि आपने देखा है वो एक मशीन आती है, आजकल सब्जियां लेने जाओ तो वो डिजिटल वाली मशीन रखते हैं, उसमें दोनों साइड रहता है, ठीक है। वो इधर से रखेंगे तो आपके साइड भी लिखा रहेगा, तो ट्रांसपेरेंसी वही हुई कि दोनों तरफ सब कुछ बातें क्लियर हैं। फिर फुल्ली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और हर एक चीज़ों की जानकारी देते हैं टाइम टू टाइम। आपको मैसेज कर देंगे आपके फ़ोन पे कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, इतना हमने काटा है और इतना हमने चढ़ाया है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, सम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जैसे ई मित्रा, ये राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में है और आई थिंक ये आंध्र प्रदेश में है, ई सेवा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है। और CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब सब कुछ ऑनलाइन है। AKTO का भी तो ऑनलाइन ही था कि उनके पास अपना ऐप बनाए, सब कुछ प्रॉपर ऑनलाइन की जो व्यवस्था थी वो CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरफ से ही आती है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो एडवांटेजेस, ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस जान लो। फिर देखो, पहला स्पीड बढ़ गई क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज है भैया, तो स्पीड बढ़नी तय है। पेपर भी नहीं है, पेपर वर्क भी नहीं है, तो सब कुछ स्पीड बढ़ गई। सेविंग कॉस्ट, पेपर नहीं है तो पैसा कम लगेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, मतलब यहाँ से वो पैसा चढ़ाते हैं अकाउंट में और फट से वो यूजर के मोबाइल में भी झलक जाता है ड्यू टू मैसेज। अकाउंटेबिलिटी, हर एक चीज़ें क्लियर रहती हैं, आपस में कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं रहती कि हमारा पैसा कट गया। फिर डिसएडवांटेज, हाई सेटअप कॉस्ट एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज। भैया आप ये चीज़ देखो कि जब आप अकाउंट खोलने जाते हो तो इनका ऐप भी नहीं चलता सही से, है ना। तो हाई सेटअप कॉस्ट और टेक्निकल डिफिकल्टीज, कई कई बार सर्वर फेल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है कि पेपर वर्क काम आता है, तो अब पेपर वर्क बंद कर दिए हो तो वो वहाँ पे दिक्कत करता है। हाई सेटअप कॉस्ट, बड़ी बड़ी मशीनें लाने में बहुत खर्चा रहता है। अगर आप एक फ़ोटोकॉपी की मशीन भी खरीदोगे तो हाई सेटअप कॉस्ट रहता है। फिर इलिटरेसी, इलिटरेसी से मतलब ये है कि आपने IT एक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लॉन्च कर दी, मगर जो गांव में लोग हैं वो अभी भी सही से स्मार्टफोन नहीं चला पाते, तो उनको दिक्कत होती है। अब आप बैंक में जब जाते हो तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया योनो SBI पे ऑनलाइन कर लो, ठीक है, या फिर PNB पे ऑनलाइन कर लो। तो आप क्या करते हो, आप तो कर लेते हो, मगर वहीं पे मान लो एक बूढ़े दादाजी आए हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वो पेपर वर्क ईजी रहता है। तो इलिटरेसी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है ये। फिर साइबर क्राइम और लीकेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। साइबर क्राइम तो भैया बहुत ज़्यादा है, जहाँ जहाँ डिजिटल रहेगा वहाँ पे लीकेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अरे इतना ज़्यादा लीकेज होता है। आप देखो कि आप गूगल पे जो सर्च करते हो, अमेजोन पे वही प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है। आपने गूगल पे सर्च किया, अमेजोन को कैसे पता चल गया, गूगल ने आपकी इन्फॉर्मेशन भेज दी अमेजोन को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस के डिसएडवांटेजेस थे, एडवांटेज आप लिख लोगे, डिसएडवांटेज पे थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इसी अपने बुक से। तो डिजिटल सिग्नेचर, ऐसे आप जानते ही होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या, जो आप साइन करते हो पेन से, है ना, वही हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर आपका।
एक तरीके से कह सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं 4.17 की, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। इसको डीएससी से लिखते हैं, मतलब डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट। मतलब डिजिटल जो यहाँ पे आपने पेपर में रखा है वही आपके मोबाइल में या टैबलेट में वही चीज़ कहलाती है डिजिटल सर्टिफिकेट। अ डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू प्रूव वंस आइडेंटिटी। एक आदमी की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए भी लग सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अपना आईडी कार्ड भूल गए, तो आप अपना मोबाइल दिखाओ, भैया ये देखिए आधार कार्ड हम रखे हुए हैं मोबाइल में, तो वहाँ पे भी आपका चल जाता है, ठीक है। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट और टू साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स डिजिटली, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आर क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना बस, बाकी लिख लोगे। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज टू ऑथेंटिकेट द डिटेल्स ऑफ द साइनर। इट रीअफर्म्स द ऑलरेडी मेंशन्ड डेटा ऑफ द यूजर। इट इज यूज इन वेरियस फॉर्म फाइलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ईमेल अटेस्टेशन, इनकम टैक्स फाइलिंग एंड एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि खासतौर से आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, है ना। फिर क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दिस इज सेफेस्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। इट इज यूज्ड इन मैटर्स ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। It is mainly used in online trading and e-commerce where a huge amount of money or highly confidential information is involved। तो आपके ट्रेडिंग एप्स में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, जहाँ पे पैन कार्ड भी लगा लेते हैं, तो उसी से थोड़ा सा रिलेट किए हैं। तो हमने ये देख लिया, ओके। अब चलते हैं लिमिटेशन ऑफ आईटी एक्ट देख लेते हैं, और इसी के साथ आपका यूनिट 4 तैयार हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या है? मेनी एक्सपर्ट आर्ग्यू दैट द एक्ट इज टूथलेस। जैसे कि कहते हैं कि ये बिना दांत के कानून है, वैसे बिना हाथ के कानून कहते तो अच्छा लगता। which has not been completely effective in issuing penalties or sanctions against them who choose to misuse the reach of cyber space। जो साइबर स्पेस की रीच को मतलब मिसयूज करते हैं, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन है से आपका डेटा है, ठीक है, उसको कोई थर्ड पर्सन जब हैक कर लेता है तो वहाँ से आपके डेटा को वो बचा के तो लाते हैं, मगर उसे सही से पनिश नहीं कर पाते हैं, पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, और ना ही आईटी एक्ट में इसका कोई प्रावधान है कि जो ऐसा करते पकड़ा जाएगा उसको सजा क्या मिलेगी, मतलब नॉर्मल सजा दे के छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सर्टेन एरियाज ऑफ साइबर लॉज विच नीड अटेंशन, याद रखना, स्पैमिंग, ठीक है। स्पैमिंग आप देखते होगे कि आपको डेली एक स्पैम कॉल आता है, स्पैम कॉल आएगा, स्पैम मैसेज आएगा, तो इसके लिए भी कोई अभी तक साइबर लॉ में कोई भी एक भी लॉ नहीं है साइबर लॉ में। फिर फिशिंग की बात करें तो फिशिंग का मतलब कि आपको कॉल आएगी, कहेंगे कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम नंबर ये है और ये ओटीपी बताइए और आप जीत जाएंगे 50,000। और वहाँ से आप थोड़ा मगन होकर बता देते हो कि हाँ ठीक है भैया, यही है हमारा 563211 हमारा कोड है, और वो फिर आपका 563211 50,000 के साथ साथ उतना भी उठा ले जाता है, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन इन इंटरनेट बैंकिंग में भी डेटा प्रोटेक्शन उतना सही नहीं है। फिर प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी नहीं हो पाती, और आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत ज़्यादा चांसेस है, साइबर वार कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इन दिस आईटी एक्ट 2000। तो इसी के साथ आपका यूनिट 4 तैयार हो जाता है। इतना पढ़ के जाना, डेफिनेटली आप यूनिट 2 से पूरे मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पे लेट्स सी, ठीक है, अभी मेरे आई थिंक 150 फॉलोअर्स हैं, आज देखते हैं 1000 हो जाते हैं या नहीं, ठीक है। 1000 फॉलोअर्स की उम्मीद करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, ये चैप्टर पढ़ो, उसके बाद देखो आपको अगला चैप्टर मिल जाएगा। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।